नमस्कार। आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोने, प्रवक्ता इतिहास, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख किसान आंदोलन, जो BA BEd 4th ईयर के सिलेबस में है। पहला पेपर है, उसमें ये पहला टॉपिक है भारत के प्रमुख किसान आंदोलन। इसकी क्लास है फर्स्ट। तो आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख किसान आंदोलन जो आपके सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट है, वो सारे के सारे। तो पहले बात करते हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों किसान आंदोलन हुए, क्यों अंग्रेजों के ज़माने में ही ये किसान आंदोलन ज़्यादा हुए, उससे पहले किसान आंदोलन क्यों नहीं हुए, उसे जानने के लिए हम ब्रिटिश पीरियड की जो किसानों के प्रति जो नीति अपनाई गई थी उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। भारत में ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना के बाद धीरे धीरे पूरे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया उन्होंने धीरे धीरे। तो उन्होंने भारतीय किसानों के जो उत्पादन है, जो फसलें हैं, वो अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए उगाई जाने के लिए बाध्य किया गया। तो उगाई जाने के लिए बाध्य किया गया, उनमें कौन कौन से नियम लगाए गए, उन नियमों की बात करेंगे। तो इस पर ब्रिटिश जो नीतियाँ थी वो 3 प्रकार की नीतियाँ थी। यानी भारत में जो किसानों के प्रति जो उन्होंने कर की जो व्यवस्था की वो 3 प्रकार की थी। पहली स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में की गई। इसको जो लागू करने वाले थे उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में इसे लागू की गई। भारत और बंगाल में लागू की गई प्रमुख रूप से। भारत में जो पहले से आ रही थी कृषक व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, उनको समाप्त कर दिया गया। उनकी जगह क्या लागू कर दी गई, स्थायी बंदोबस्त। इनको संक्षिप्त रूप में ही समझेंगे। स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि अब जो कृषि जो भूमि थी, जो सरकार उनसे जो कर लेती थी, अब अंग्रेज कर लेना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों को प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उन्होंने ठेकेदारी प्रथा कहते हैं इसको। यानी अब जो जमीनें हैं उनको ठेकेदारों के माध्यम से बोली लगाना शुरू कर दिया। जैसे अमुक जमीन की कीमत जो टैक्स है, जो जमींदार ज़्यादा देगा वो उसको दे दी गई। यानी अब किसान भूमि का मालिक न रहकर वो ठेके जो ऊंची बोली लगाता और उस भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा कर देता अंग्रेजों को, तो उसको वह भूमि सुपुर्द कर दी गई। तो ठेकेदारी प्रथा लागू करने से क्या हुआ, अंग्रेजों को एक साथ प्रॉफिट हो गया, पर वो ठेकेदार उस जमीन से दूना लगान वसूल करने लगा। इससे किसानों की स्थिति और दयनीय हो गई और उनकी जो आवश्यक वस्तुएं थी, उत्पादक वस्तुएं वो थी, जो उनके जो कृषि वस्तुएं थी, जो उनके कारखानों में उपयोग आए, उनकी ज़्यादा खेती करवाने लगे। तो इससे किसानों पर कुठाराघात हुआ। तो पहली थी स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। दूसरी महलवाड़ी किसान व्यवस्था क्या थी, इसकी स्थापना होल्ट मैकेंजी ने की। होल्ट मैकेंजी ने इसके माध्यम से क्या किया, महल का मतलब होता है गांव। महल का मतलब क्या होता है, गांव। होल्ट मैकेंजी ने क्या किया, इस व्यवस्था से गांव वालों को ये बात कही कि आप इस गांव का इतना लगान वसूल करके हमें दे दें, जिससे क्या है कि हम आपके मान लेंगे कि आपने टैक्स दिया है। यानी पूरे गांव को ही एक टैक्स के रूप में बना दिया कि आप जो टैक्स देंगे अब पूरे गांव वाले मिलकर देंगे, आपको अमुक इतने रुपए आपको टैक्स देने हैं, जो गांव वाले मिलकर देंगे। क्लियर। महल का मतलब गांव, पूरे के पूरे गांव को ही टैक्स पे कर दिया। क्लियर। ये है दूसरी। नेक्स्ट है तीसरी, रैयतवाड़ी। इसकी जो स्थापना की थी थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने की थी। इसमें क्या हुआ भाई, इसके नाम से देखो स्पष्ट करते हैं। रैयत का मतलब होता है यहां पर किसान। रैयत का मतलब होता है किसान। अब प्रत्येक किसान से
उनके जो खेत है उन पर लगान ठोक दिया। ये तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं अंग्रेजों द्वारा भारत के विभिन्न भागों में लागू की गई थी। क्लियर? रैयत का मतलब होता है किसान। किसानों से अब डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व वसूल किया गया। यानी भारत में कितने प्रकार की जो किसानों से कर लेने की व्यवस्थाएं थी वो 3 प्रकार की थी। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त, फिर महलवाड़ी, फिर रैयतवाड़ी। ये तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यमान थी। इन तीनों व्यवस्थाओं में इतनी घोर असमानताएं थी कि भारतीय किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट गई। ऐसा माना जाता है कि भारतीय जो किसान थे वो कर्ज में ही तो जन्म लेता, कर्ज में ही अपना जीवन यापन करता और कर्ज में ही उसकी मृत्यु हो जाती। इन तीनों प्रकार की व्यवस्थाओं में कर देने के पश्चात उनके पास नाम मात्र का ही वो बोलते ना लिक्विड बचता, बोलते धन बचता, जिससे वो अपने गृह कार्य भी नहीं कर पाता और कर्ज के नीचे दबता जाता। और इनके होने से क्या हुआ? अकाल पड़े। अकाल पड़ने से क्या हुआ? किसान आंदोलन हुए और समय समय पर भारत में इन किसानों ने अपनी आवाज़ें बुलंद की, पर ब्रिटिश सरकार ने इनको दबा दिया और भारत की जनसंख्या पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के विकास पर इसका बड़ा ही दुष्परिणाम निकला। तो आपके सामने ये 3 व्यवस्थाएं तो समझ में आ चुकी होगी। सबसे पहले कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कार्नवालिस इसने स्थापित की। फिर नेक्स्ट महलवाड़ी, हॉक बैकेंजी ने स्थापित की थी। नेक्स्ट रैयतवाड़ी किसान व्यवस्था जो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इनकी स्थापना की थी। तो ये रही आपके सामने भारत में प्रमुख किसान आंदोलन की जो स्टार्टिंग थी, वो इस प्रकार की नीतियाँ लागू की गई थी। इसके विरोध में भारत में विभिन्न जगहों पर किसान आंदोलन हुए। इन किसान आंदोलन को मैं प्रमुख जो किसान आंदोलन है जो आपके सिलेबस में है तो इस प्रकार है। क्लियर? इनमें आप अगर नाम लेना चाहेंगे तो पहला संथाल विद्रोह, दूसरा मुंडा विद्रोह, क्लियर, मुंडा विद्रोह, तीसरा रमोसी विद्रोह, अगला चुवार विद्रोह, अगला नील विद्रोह, अगला पबाना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, मोपल विद्रोह, एका आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह, देवघर आंदोलन। ये भारत में समय समय पर किसान आंदोलन हुए और भारत में ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ थी, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उनका इन आंदोलनों ने विरोध किया। क्लियर? ये हो गए आपके भारत की प्रमुख व्यवस्थाएं। किसान आंदोलन जो हम एक करके उनके बारे में क्या हुआ, कौन इनके नेता थे, किस समय हुए, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। क्लियर? ठीक है? तो अभी तक जो मैंने आपको समझाया है कि भारत में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसकी वजह से किसान आंदोलन हुए और इन किसान आंदोलन को किस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने दबाया और ये किस प्रकार ब्रिटिश सरकारों ने इनकी नाम मात्र की मांगे मानी और ब्रिटिश सरकार को ये है जो नीतियाँ थी उनसे इनको इतना फायदा हुआ कि वो एक शक्ति संपन्न राष्ट्र आज भी है। क्लियर? हम बात करते हैं पहले संथाल विद्रोह। क्लियर? संथाल विद्रोह। इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे सीधो व कानून, सीधो और कानून, और यह आंदोलन होगा 1855 और 56 में। क्लियर? 1855 और 56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, इस विद्रोह के प्रमुख नेता सीधो और कानून थे। इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दमन, एकोहा, संथाल परगना, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियाँ थी। संथाल विद्रोह पूर्वी भारत के विभिन्न जिले जैसे बीरभूमि, बाकुंडा, पलामू, छोटा नागपुर इत्यादि में फैला हुआ था। संथाल विद्रोह के कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस में भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना या न्याय में देरी होना और उनकी जमीनों से उन्हें बेदखल करना आदि इसके प्रमुख कारण थे। इस विद्रोह का इतना प्रसार हुआ कि भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया। यानी इन्होंने इतना जोरदार विद्रोह किया था, भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों से अंग्रेजों को भगा दिया। क्लियर? अगली, इस विद्रोह में बाहरी निचली जातियों के किसान संथालों का समर्थन और सहायता कर रहे थे। इस विद्रोह का स्वरूप इतना भयानक था कि
विद्रोहियों ने डाक तार, रेलवे, पुलिस आदि को लूटकर आग लगा दी। अगस्त 15 1855 में सीधो और फरवरी 1856 में कानू को पकड़ लिया गया और ब्रिटिश सरकार ने इनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। संथाल विद्रोह को शांत हो जाने के बाद नवंबर 1856 में विधिवत संथाल प्रगति की स्थापना की गई और एसटी एडन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया। क्लियर। अगला, अंग्रेजी सरकार ने भूमि का स्वामित्व जनजातियों के लिए निर्धारित करते हुए उनके संरक्षण हेतु भूमि कानून संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाया, जिसके तहत किसी संथाल को गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। यानी अब संथाल किसी अन्य व्यक्ति को अपनी भूमि को हस्तांतरित नहीं कर सकता। संथाल है तो संथाल को ही करेगा। इस प्रकार यह विद्रोह समाप्त हुआ। यह विद्रोह इतना भयानक था, सीधो और कानू ने भागलपुर और से लगभग ब्रिटिश शासन को समाप्त ही करवा दिया, किंतु अंग्रेजों ने इसे सफलतापूर्वक दबा दिया। क्लियर। यह हो गया आपके सामने संथाल विद्रोह। दूसरा विद्रोह लेते हैं मुंडा विद्रोह। दूसरा कौन सा है? मुंडा विद्रोह। इसका जो नेतृत्व किया था उसका नाम था बिरसा मुंडा। इसका नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने। और ये 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला था। क्लियर। इसमें क्या हुआ? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह छोटा नागपुर वर्तमान में झारखंड में स्थित है के क्षेत्र में हुआ था और यह चर्चित आदिवासी विद्रोह था। मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी, एक तरह की सामूहिक खेती, खूंट कट्टी मतलब सामूहिक खेती करते थे के क्षेत्र में खूंट का जमींदारी या व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध बिरसा मुंडा द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई। लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा ने इसे राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह, महान हलचल, इसका मतलब होता है महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है। मुंडा जाति ने सरकार के विरुद्ध, शासन के विरुद्ध, ठेकेदारों के विरुद्ध, जागीरदारों के विरुद्ध, राजाओं और हकीमों के विरुद्ध विद्रोह का आह्वान किया और इनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंह भूमि में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया, जहां 1900 में उसकी मृत्यु हो गई। इस आंदोलन का परिणाम यह निकला कि आदिवासियों को कुछ रियासतें मिली और खूंट कट्टी अधिकारों को मान्यता मिली। खूंट कट्टी यानी सामूहिक खेती करने का अधिकार मिला। बेट बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया। बेट बेगारी यानी बेगार करवाना, यानी दिन भर आप किसी व्यक्ति के यहाँ काम करो और मजदूरी के नाम पे आपको कुछ नहीं मिले, वो है बेगारी। क्लियर। बेट बेगारी यानी आप कहीं पे जाके बैठ जाओ, उनको भी बोलते हैं ना कि उनके बदले में भी आपको कुछ न मिलना, बेट बेगारी। जबरन बेगारी का मतलब यह है कि जबरदस्ती आपको बगैर वेतन दिए काम करवाना, जबरन बेरोजगारी, बेगारी। क्लियर। यह हो गया आपके सामने मुंडा विद्रोह। इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। और कब क्या था? 1899 से 1900 में। क्लियर। सॉरी ये कौन था? 1900। क्लियर। नेक्स्ट दो हो गए आपके, संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया। अब रमोसी विद्रोह। नेक्स्ट है रमोसी विद्रोह। इसकी जो नेतृत्व करता था, इनके जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था चित्तर सिंह। और कब हुआ था ये? 1822 से लेकर 1841 में। क्लियर। कौन सा? रमोसी विद्रोह। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रमोसी विद्रोह। नेक्स्ट इसमें यह विद्रोह समय समय पर हुआ, एक साथ नहीं हुआ, टुकड़ों में भी हुआ था। एक के बाद एक मांग नहीं मानी गई तो दूसरी बार हुआ, दूसरी बार मांग नहीं मानी, तीसरी बार हुआ, तीसरी बार भी नहीं हुआ तो चौथी बार भी हुआ। इस प्रकार यह 1822, 1825 से 26, 1839 से 41 तक हुआ था। इसीलिए मैंने लिखा 1822 से लेकर
1841 तक यह विद्रोह लगातार चलता रहा। वार्ता हुई, असफल हुई, वापस विद्रोह हो गया, वार्ता हुई, असफल हुई, वापस विद्रोह हो गया, कुछ उन्होंने मान ली, कुछ नहीं मानी तो विद्रोह हो गया। इस प्रकार यह विद्रोह चलता रहा। कौन सा विद्रोह था? रमोसी विद्रोह। देखो सुनो, रमोसी विद्रोह अंग्रेजों के साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण, अकाल और भूख की समस्याओं से क्षुब्ध होकर पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र में रहने वाले आदिम जनजाति रमोसी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह किया। इस संघर्ष का नेतृत्व चटर सिंह और उनके साथी नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर ने किया। 1822 में चतर सिंह के नेतृत्व में रमोसियों ने सतारा के आसपास लूटपाट प्रारंभ कर दी। फिर 1825-26 में भयानक अकाल से प्रभावित होकर रमोसियों ने उमा जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। कालांतर में सितंबर 1839 में सतारा के राजा प्रताप सिंह को हटाने पर व उन्हें देश निष्कासन देने पर यह विद्रोह पुनः भड़क गया। 1840-41 में बड़े दंगे में नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर ने विद्रोह को बादामी का दुर्ग जीतकर उस पर सतारा के राजे का ध्वज फहराकर अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया। इस प्रकार हुआ रमोसी युद्ध। क्लियर? ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध शुरुआत हुई थी और एक शासक को वापस उसके राज्य दिलाने पर अंग्रेजों ने उसे पुनः वापस जीत लिया और इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। तो स्टार्टिंग हुई थी 1822 में और जाके खत्म हुआ 1841 में। ये हो गया आपका तीसरा विद्रोह, रमोसी विद्रोह। अगला है चुआर विद्रोह। कौन सा है? चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह चुआर जाति द्वारा किया गया था जो 1768 में हुआ था। क्लियर? इसमें देखेंगे आप, बड़े भूभाग, अकाल एवं अन्य आर्थिक संकटों के कारण मेदिनीपुर जिले बंगाल की आदिम जाति के चुआर लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध 1768 में हथियार उठा लिए। इनका नेतृत्व दलभूमि, केलापाल, ढोलका और बाराभूम के राजाओं ने मिलकर किया था। यह 1760 से संपूर्ण मिदनापुर, ब्रिटिश जिले आदि जो स्थापित थे उन पर अधिकार कर लिया। 1775 के आसपास महार पर कब्जा हो गया। 1768 में दलभूमि में के शासक जगन्नाथ दल ने अपने क्षेत्र को उजाड़ और वीरान कर दिया ताकि कंपनी को इस क्षेत्र में कुछ भी लाभ प्राप्त न हो सके। चुआर को संगठित कर उसने कंपनी के विरुद्ध बगावत कर दी। बगावत का बिगुल बजाते ही ढोलका, केलापाल, बाराभूम के राजाओं ने जगन्नाथ दल का साथ दिया। नवाबगंज और जरिया के राजाओं ने कंपनी को राजस्व न देने की घोषणा कर दी। लगभग 3 दशक तक यह आंदोलन चलता रहा। धीरे धीरे यह स्वतः ही समाप्त हो गया। इस प्रकार यह चुआर विद्रोह था जो बंगाल में शुरू हुआ। क्लियर? मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट अगला है नील विद्रोह। क्लियर? अगला है नील विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट है नील विद्रोह, नाम से स्पष्ट हो रहा है नील। एक क्वेश्चन आता है अक्सर जीके में, यही बता देता हूँ मेरे आगे मन में। राजस्थान में नील की खेती कहाँ की जाती है? राजस्थान में नील की खेती भरतपुर। क्लियर? भरतपुर में नील की खेती की जाती है और भरतपुर में भी बयाना जो जगह है वहां पर इसकी खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ये राजस्थान के जीके का क्वेश्चन है कि राजस्थान में नील की खेती कहाँ की जाती है? भरतपुर में भी बयाना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नील विद्रोह। नील विद्रोह का जो नेतृत्व किया था उनका नाम था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। 2 भाई थे उन्होंने स्टार्टिंग की थी, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। उन्होंने यह विद्रोह 1859-60 में किया था। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, देखें आगे। कृषक आंदोलनों के इतिहास में अपनी मांगे को मनवाने से लेकर किए गए आंदोलन में यह सर्वाधिक व्यापक और जुझारू आंदोलन था और यह बंगाल में हुआ था। नील आंदोलन बंगाल में हुआ था। इसके जो नेतृत्व करता है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास और यह नील आंदोलन हुआ था। यह जुझारू आंदोलन था और सबसे अच्छा था, बोलते हैं भारतीय दृष्टि से सबसे पावरफुल था। नेक्स्ट
था। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, किंतु यूरोपीय व्यापारियों द्वारा जबरन नील की खेती के लिए विवश किया गया था और किसानों द्वारा इनकार करने पर नील के बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ा। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई, जहां स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस विद्रोह में हड़ताल आयोजित की और प्रेस मशीनरियों ने भी हड़ताल का समर्थन दिया। अपवाद स्वरूप छोटे जमींदार महाजन भी इस विद्रोह के समर्थन में थे। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में नील के कारखाने बंद होने लगे। नील विद्रोह भारतीय किसान आंदोलन का पहला सफल विद्रोह था। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है तथा समाचार पत्रों के स्तर पर इस आंदोलन का सहयोग हिंदू पेट्रियार्क हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा निकाला गया पेपर में भी किया गया है। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है नील दर्पण जो नाटक है, जो बंगाल के नील किसानों के विद्रोह के बारे में लिखा गया है और यह दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। ये अक्सर जीके में पूछा जाता है, तो आप इस चीज को हमेशा याद रखना कि नील दर्पण जो नाटक है वो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है और इसकी जो कथानक है वो किसके बारे में है? बंगाल के नील किसान जो आंदोलन थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उनके बारे में लिखा गया है। और हिंदू पेट्रियार्क में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी इस आंदोलन के बारे में घटनाओं को छापा था। किया नील समस्या की जांच करने के लिए नवंबर 1860 में नील आयोग का गठन किया गया। उसके बाद ये आंदोलन समाप्त हुआ। क्लियर? नील आंदोलन दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने स्टार्टिंग की थी और दीनबंधु मित्र ने अपने जो नील दर्पण नाटक लिखा उसमें भी इस किसान आंदोलन के बारे में लिखा गया है। क्लियर? हिंदू पेट्रियार्क में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी इसकी घटनाओं को छापा था। ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट हो गया। ये आपके सामने नील विद्रोह। नील विद्रोह क्यों है? क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपने औपनिवेशिक हितों को पूर्ति के लिए किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए बाध्य कर रहे थे, तो उन बाध्यताओं का विरोध इस आंदोलन के माध्यम से किया गया था। ये बंगाल में हुआ था। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। क्लियर? अब अगला पढ़ेंगे। अगला है पाबना विद्रोह। अगला कौन सा है? पाबना विद्रोह। इसके जो प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र रॉय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ, ये इसके प्रमुख आंदोलनकर्ता थे और यह विद्रोह 1874 से 75 के मध्य हुआ था। क्लियर? अब इनके बारे में देखेंगे। पाबना विद्रोह। क्लियर? 73 से 76 इसके बारे में देखें आप। बंगाल के पाबना क्षेत्र में यह विद्रोह जमींदारों के शोषणकारी रवैये के विरुद्ध हुआ था। अब हमेशा जमींदारी ये बंगाल में विद्रोह क्यों रहे? क्योंकि ये जो स्थायी बंदोबस्त है इसकी नियम और शर्तें बड़ी कठोर थी। यह किसानों को ठेकेदारी प्रथा के से लगान वसूल कर रही थी और ये लगान इतना ज्यादा लिया जा रहा था कि किसानों को शोषण हो रहा था और उनके पास विद्रोह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। नीला दर्पण भी ऐसे और नेक्स्ट पाबना विद्रोह भी इसी का एक रूप है। तो ये भी आंदोलन किसके विरुद्ध है? जमींदारों के विरुद्ध, किसानों के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल कर रहे थे। तो ये विद्रोह हो गया। नेक्स्ट पाबना विद्रोह। जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध 1873 में पाबना जिले के यूसुफ शाही परगने के एक किसान संघ का गठन किया गया, जिसमें किसानों को संगठित करके लगान न देने, जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे में खर्च हेतु चंदा एकत्र करने जैसे कार्य किए गए। आंदोलनकारियों का उद्देश्य था साहूकारों, ऋणदाताओं के पास रखे हुए ऋण पत्रों, डिक्रियों आदि को छीन कर नष्ट करना। यह विद्रोह अपने स्वरूप में अहिंसक था, क्योंकि यह आंदोलन न तो जमींदारों के विरुद्ध था
ने ही उपनिवेशवाद। किसानों के इस आंदोलन में ब्रिटिश सत्ता के एक आज्ञाकारी के प्रति एक आज्ञाकारी भाव था। आंदोलन के किसानों का नारा था, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लाइन, ये जीके में पूछा जाता है कि किस आंदोलन के किसानों ने या प्रदर्शनकारियों ने, आंदोलनकर्ताओं ने यह कहा था, हम सिर्फ महारानी की रैयत हैं और महारानी की ही रैयत रहना चाहते हैं। तो ये आंसर गोज टू पाबना विद्रोह। क्लियर? रहना चाहते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, आर सिद्धत्त, इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारका नाथ गांगुली आदि ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था, पाबना विद्रोह को। क्लियर? ये हो गया आपके सामने पाबना विद्रोह। इसके जो प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र रॉय, केशव चंद्र रॉय, शंभुनाथ। और इसमें एक मोस्ट ऑफ जीके का क्वेश्चन जो मैंने पहले बताया था वापस रिपीट कर रहा हूँ। पाबना विद्रोह के किसानों ने यह नारा दिया था, हम सिर्फ महारानी की रैयत है, महारानी की ही रैयत रहना चाहते हैं। क्लियर? ये हो गया आपके सामने पाबना विद्रोह। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे दक्कन विद्रोह। क्लियर? दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह 1874 और 75 के मध्य हुआ था और यह महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर की दक्कन के जिले के किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया था। विद्रोह का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किसानों पर आरोपित किए गए सभी कर थे। इसके साथ साथ अमेरिका के नागरिक युद्ध की समाप्ति 1864 के बाद कपास के निर्यात में कमी आई, बावजूद सभी सरकार भी किसानों के ऊंचे भू राजस्व कर वसूल कर रही थी। इसके कारण यह विद्रोह हुआ था। दक्कन के साहूकारों ने अधिकांश बाहरी मारवाड़ी और गुजराती थे। लगान अदायगी के लिए किसानों को कर्ज लेना होता था। कर्ज लेने के बदले साहूकार किसानों के घर, जमीन और उनके पास अन्य वस्तुएं जो गिरवी रखते थे। इस तरह किसान महाजन के चुंगल में फंसते गए। किसानों ने सूदखोर के खिलाफ यह झंडा गाड़ दिया। शोषणकारी दस्तावेजों को नष्ट करने की बात कही गई। महाजनों की दुकान खरीदारी न करने, खेती में मजदूरी न करने, नाइयों और धोबियों चरमकारों ने भी महाजनों की किसी प्रकार की सेवा न करने का कहा और इनकार कर दिया। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम द्वारा किसानों को साहूकारों के विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान किए गए। साथ ही एक संहिता बनाई और इन सभी प्रकार की जो मांगे थी, जब उनके विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था, उनके जो प्रमुख बिंदु थे, उन पर बोलते प्रतिबंध लगा दिया। ऋण की पुनर्अदायगी, कर किसानों को बंदी न बनाने की भी बात की गई थी। क्लियर? यह हो गया आपका दक्कन विद्रोह। क्लियर? अगला है आपका मोपल विद्रोह। मोपल विद्रोह जो 2 भागों में हुआ था। 1836 में भी हुआ था, 1921 में भी हुआ था। हुआ था। नेक्स्ट, यह केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन हुआ था। यहाँ मोपल लोग मालाबार तटीय क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरबी एवं मलयाली मुसलमान थे, जो कि निम्न दर्जे के किसान थे। अपने पहले चरण में यह विद्रोह अन्य किसान विद्रोह के ही तरह था, किंतु इसमें शोषकों और शोषितों के मध्य धर्म का अंतर था। शोषकों और शोषितों, एक तो जो शोषक हो रहा था और एक जो शोषण कर रहा था, इन दोनों के मध्य धर्म का अंतर था, यानी वो मुसलमान नहीं थे, अन्य थे। अंतर था। इस क्षेत्र में महाजन के रूप में, जमींदार के रूप में हिंदू थे, जबकि काश्तकार किसानों के रूप में मुस्लिम थे। चूंकि ब्रिटिश शासन जमींदार समर्थक थी, अतः जमींदारों को लगान की दरें बढ़ा दी, किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया। विद्रोह का स्वरूप मोपल किसानों में जैनियों, हिंदू जमींदार की हत्या कर दी, वह उनकी संपत्ति को लूटना शुरू कर दिया।
मोपल विद्रोह के दूसरे चरण में इनके जो नेता थे मुदलियार, जो जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, मुदलियार। 1921 में खिलाफत आंदोलन के नेताओं में शौकत अली, गांधी जी, मौलाना आजाद मोपल विद्रोह को समर्थन दे रहे थे। 1921 में मोपल विद्रोह की उग्रता को देखते हुए किसानों ने सैनिक शासन की घोषणा कर दी। धार्मिक गुरुओं, खिलाफतों तथा अंग्रेजों के नेता याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया, के माधवन नायक को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अंततः मोपल विद्रोह को कुचल दिया गया। इस विद्रोह का अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी होने के साथ साथ हिंदू विरोधी भी कहा जाता है। मोपल विद्रोह क्लियर? यह हो गया आपके सामने मोपल विद्रोह जो 2 बाबुओं का 1836 और 1921। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं एका आंदोलन की। नेक्स्ट है आपके सामने एका आंदोलन। 1921 के अंत और 1922 के प्रारंभ तक अवध का किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा। यूपी में हमारा, उत्तर प्रदेश में। इस आंदोलन का कारण किसानों की जोत भूमि एवं उनका दखल संबंधी अधिकार न होना, स्थायी या अत्यधिक लगान के अतिरिक्त भूस्वामियों द्वारा यानी स्थायी बंदोबस्त में जो टैक्स ले रहे थे उसके अलावा शुल्क, उपकर, भेंट, जबरिया मजदूरी आदि उनसे ली जाती थी। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। किसने किया था? मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन की मुख्य बात यह थी कि इसमें छोटे काश्तकार के साथ साथ जमींदार भी शामिल थे। जमींदार कौन थे? अब देखो, इसका बंदोबस्त में क्या होता था? बोली लगती थी। बोली लगती थी तो गांव के जो परंपरागत जो जमींदार थे उन्होंने ये बोली नहीं लगाई, वो बोली में पीछे रह गए और ब्रिटिश ने किसी ने बोली लगा दी, यानी अंग्रेज ने। तो अब इस जमींदार के तो जो अधिकार थे वो समाप्त हो गए। अब जमींदार कौन हो गया? अंग्रेज। तो वो जमींदार भी इस विद्रोह में साथ हो गए, जिनके अधिकार छीन लिए। क्लियर? एका आंदोलनकारी नेताओं का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसात्मक नीति में कम विश्वास था, इसलिए कालांतर में दमनात्मक कार्रवाई के चलते यह आंदोलन अलग थलग पड़ गया और 1922 तक इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। यह हो गया आपका एका आंदोलन। क्लियर? अगला है बारडोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था। जैसा आप सबको पता है, बारडोली सत्याग्रह भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें भाग लिए थे या उनके नेता थे बारडोली सत्याग्रह में। क्लियर? ये भारत के लौह पुरुष है। राजस्थान के लौह पुरुष कौन है? ये जीके का क्वेश्चन है। ये थे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, पर राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर दास राठी, राजस्थान के लौह पुरुष, ये भी याद रखना। अगली बात करते हैं बारडोली सत्याग्रह। सूरत, गुजरात के बारडोली तालुका में 1928 में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। गुजरात के किसान आंदोलन में कुनबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसान ही नहीं बल्कि कालीपराग अश्वेत जन भी शामिल थे। बारडोली के नेताओं में कल्याण कुंवर जी, दयाल देसाई किसानों के समर्थन से 1922 में आंदोलन चलाया, लेकिन कालांतर में कपास की कीमतें गिरने के बाद लगान पुनर्निरीक्षण अधिकारी ने इसमें 30% की लगान की वृद्धि कर दी। कांग्रेसी नेताओं ने भारी विरोध किया तथा बारडोली जांच समिति का गठन किया। आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बारडोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। 1928 में बारडोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने संभाला तथा बढ़ी हुई लगान की राशि के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की गई। पटेल द्वारा लगान में अदायगी किसानों को संगठित किए जाने के बाद किसानों ने गीता और कुरान की कस्में खाई
किसानों को नरम दर व सर्वेंटी सोसाइटी ऑफ इंडिया का पूरा सहयोग मिला। बम्बई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्यागपत्र दिए, साथ ही जेल में कर्मचारियों ने भी भूख हड़ताल आयोजित की। सरकार ने 30% लगान बढ़ोतरी को घटाकर 21.97% कर दिया। फिर भी जनमत लगातार सरकार का विरोध करता रहा। सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के बारदोली मामले की जांच के लिए एक न्यायिक अधिकारी से करवाई। जांच रिपोर्ट में लिखा कि 30% लगान बढ़ोतरी गलत है, इसे घटाकर फिर 6.03% कर दिया गया। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, बारदोली सत्याग्रह में लगान 30% बढ़ा घटाकर ब्रिटिश सरकार ने कितनी कर दी? 6.03। ये भी जीके का क्वेश्चन, क्लियर। और इसका नेतृत्व भी किसने संभाला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष ने कर दी गई। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, यानी बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। सरदार पटेल को बारदोली की जो महिलाएं थी, गुजरात तालुके में बारदोली है, और उनकी जो महिलाएं थी इस आंदोलन के सफल नेतृत्व के लिए वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी थी। यह हो गया आपका बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट बात करते हैं तेभागा आंदोलन। कौन सा है? तेभागा आंदोलन। ये 2 पार्ट में हुआ था। 1946 में कृपालाल सिंह द्वारा और 1951 में द्वितीय, 2 बार हुआ था। तो इसके बारे में देखेंगे। तेभागा आंदोलन 20वीं शताब्दी का यह आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। इस आंदोलन का कारण बंगाल भू राजस्व आयोग की तेभागा सिफारिशों को लागू करवाना था। इसमें बटाईदारों ने यह मांग की कि दिए जाने वाली भूमि किराए के रूप में जुताई का हिस्सा आधे से घटाकर 1/3 किया जाए और हिस्सा बांटने तक ऊपर बटाईदारों के खामार में रहेंगे। यानी बटाईदार यानी किसान। इसमें यह बात की गई कि जो लगान का जो भाग है वो आधा है, आधा की बजाय आप 1/3 कीजिए, यानी और थोड़ा कम कीजिए। और नेक्स्ट जब तक लगान नहीं दी जाएगी, जो सारी की सारी जो उपज है वो किसानों के यहाँ ही रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट रहेगी। इस आंदोलन का नेता थे कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। बंगाल किसान आंदोलन सभा के नेतृत्व में सभाओं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। तेभागा भाई एक एवं इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए। इस आंदोलन में जोतदार एवं बटाईदारों के बीच हिंसक संघर्ष को जन्म दिया। जब सुहरावर्दी सरकार ने बरगादार विधायक प्रस्तुत किया तो आंदोलन ने गति पकड़ ली, लेकिन शीघ्र ही सरकार ने किसानों के दमन पर उतर गई और पुलिस कार्रवाई की गई। 1949 में सरकार ने बरगदारी अधिनियम बनाया, जिसमें अधिकांश किसानों की मांगे मान ली गई। द्वितीय चरण में भी इसी प्रकार की घटनाएं हुई थी। तो ये आपके सामने भारत के प्रमुख जो किसान आंदोलन थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। क्लियर। थैंक यू।